लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करी थी। उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूटिलाइज करके किसी इंक्लाइंड प्लेन पर या किसी इंक्लाइंड एलिमेंट, स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर किस तरीके से जो स्ट्रेसेस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आज का, उसको हम पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इन प्लेन स्ट्रेस इज सब्जेक्टेड टू stresses sigma x equal to 110 megapascal, sigma y 40 megapascal and tau xy equal to tau yx equal to 28 megapascal as shown in the figure। इसके लिए फिगर आपको गिवन है। Determine the stresses acting on an element inclined at an angle 45 theta equal to 45 degree। तो यहाँ पे पहली चीज तो ध्यान रखिए, आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज द एलिमेंट इज अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो हम वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए डायग्राम हमें गिवन है ऑलरेडी, ये वैल्यू हमें गिवन है, हमें बता रखा है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यूज भी दे रखी हैं। हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन दिस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जो एलिमेंट को हम रोटेट करेंगे, उसके लिए हमें स्ट्रेस की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करनी है। हमेशा ध्यान रखिए जिस पार्ट में उसने आपसे ये रोटेशन की बात की है और स्ट्रेसेस पूछ रहा होगा, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें थीटा फाइंड आउट करना है। यहाँ डायरेक्टली उसने थीटा आपको गिवन है, ठीक है ना। हो सकता है जो थीटा एग्जैक्टली वो दे रहा है वो वाला थीटा नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। कैसे? आपको याद होगा कि हम लोगों ने डेरिवेशन में बात करी थी कि जो थीटा की हम बात कर रहे हैं वो थीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है। अगर वो हमें डायरेक्टली गिवन है तो वो हमारे लिए थीटा हो जाएगा। ये कोई भी थीटा की बात कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल में। देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है और आपको याद होगा कि हमने बात करी थी अगर कोई भी एंगल आपको पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो हम क्या करें, इस एलिमेंट को 45 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी कि थीटा इक्वल टू 45। जो नया एलिमेंट हमें रोटेशन के बाद दिखाई देगा वो इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिए, हमेशा ए बी सी डी इस तरीके से इन कॉर्नर्स को नाम दे दीजिए। तो आपका ए बी प्लेन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। जो ए डी प्लेन है वो इंक्लाइंड हो गया, यानी कि इसका नॉर्मल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो ये सारे प्लेन्स हैं, इनके स्ट्रेसेस हमें फाइंड आउट करनी है। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव एक्स फेस और पॉजिटिव वाई फेस पे ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव एक्स फेस पे भी सिग्मा एक्स की वैल्यू और टाउ एक्स वाई की वैल्यू को ध्यान रखेंगे, और पॉजिटिव वाई फेस पे हम सिग्मा वाई की वैल्यू को ध्यान रखेंगे कि क्या है। यही वैल्यूज हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। और थीटा हमारे पास क्या वैल्यू है, या जो हम निकालेंगे या जो दिया है उसके अकॉर्डिंग थीटा हमारा क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस एलिमेंट बना, हमने बोला कि इस पर जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं, हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, आपको याद होगा जो हमने कैलकुलेट करी थी, उन्हीं को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है उनको यूज करते हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सिग्मा x1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 टाइम्स cos 2 थीटा प्लस टाउ x बाई sin 2 थीटा। ध्यान रखिए तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए हम ऑलरेडी, आपको याद होगा डेरिवेशन में हमने जो सिग्मा x1 है उसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव माना था, सिग्मा y1 का डायरेक्शन भी पॉजिटिव माना था और टाउ x1 y1 का डायरेक्शन भी पॉजिटिव माना था। अगर कैलकुलेशन के बाद सिग्मा x, सिग्मा y और थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद में अगर हमारी वैल्यूज सिग्मा x1, टाउ x1 y1 और सिग्मा y1 की वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो हम एग्जैक्टली उनको शो करेंगे, जैसे हमें मालूम है कि उनके नोटेशंस क्या होते हैं, यानी कि साइन कन्वेंशन उनके लिए हमने क्या ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सिग्मा x की वैल्यू हमने 110 पुट करी, सिग्मा y 40। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें cos थीटा, थीटा हमारा क्या 45, तो 2 थीटा से मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा 90। इसी तरीके से यहाँ पे 28 मेगापास्कल शेयर स्ट्रेस है, ऑलरेडी देखिए यहाँ गिवन है, वो हमने यहाँ पुट करी और सॉल्व करेंगे तो सिग्मा x1 की वैल्यू क्या आ गई 103 मेगापास्कल। ये करने से पहले थोड़ा ये गिवन वाला पॉइंट है, उसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ध्यान रखिए इस एलिमेंट को देखते हुए कि सिग्मा x क्या है पॉजिटिव, पूरा टेंसाइल है तो हमने पॉजिटिव लिखा है, सिग्मा y भी टेंसाइल है तो पॉजिटिव लिखा है, टाउ xy या टाउ yx, टाउ xy को ध्यान से देखिए, टाउ xy इस एलिमेंट पे इस तरीके से कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसको प्रोवाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी, इनके साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सिग्मा y1 की जो इक्वेशन है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 माइनस साइन के साथ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 टाइम्स cos 2 थीटा माइनस टाउ x बाई sin 2 थीटा, सभी वैल्यूज पुट करिए
सॉल्व करिए इसको और यहाँ से आपको सिग्मा y1 की वैल्यू मिल जाएगी 47 मेगापास्कल। अब हम क्या करते हैं, पहले सिग्मा x1 और सिग्मा y1 को डिनोट कर लेते हैं जो स्ट्रेस एलिमेंट है वहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे सिग्मा x1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल इन नेचर। तो ये हो जाएगा सिग्मा x1 की वैल्यू जो कि कितनी गिवन है हमें 103 मेगापास्कल आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिली है। वही सिग्मा x1 इस वाले फेस पे ऐड कर रहा होगा। जो y1 की वैल्यू है यहाँ पे ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में सिग्मा y1 की वैल्यू, और सिग्मा y1 जो हमने कैलकुलेट किया था कितना आ रहा है 47 मेगापास्कल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 47 मेगापास्कल वैल्यू। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी जो सिग्मा y होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि टेंसाइल इन नेचर। अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट पे, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस क्या होगी। तो हमने टाउ x1 y1 की वैल्यू जो इक्वेशन है वो लिखी, आपको याद होगा हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, वैल्यूज पुट करी और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको टाउ x1 y1 की जो वैल्यू है वो ये मिल जाएगी। यानी कि टाउ x1 y1 कितना है -35 मेगापास्कल। यानी कि यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस, तभी ये ओरिजिनल पॉइंट के अबाउट उसको क्या दे रहा होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा होगा। तो ये हमारे पास हो गया टाउ x1 y1 वैल्यू एंड दिस वन इज 35 मेगापास्कल। जब आप एलिमेंट पे शो कर रहे हैं उससे तो ऑलरेडी आप डायरेक्शन दिखा चुके हैं, तो आपको वहां पे क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। इसी तरीके से इस वाले प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको शो करना है सभी प्लेन्स पे। इसी तरीके से यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और इस जगह पे शियर स्ट्रेस इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट एलिमेंट जो है वो हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो हमसे फाइनल आंसर पूछा गया है कि स्ट्रेस डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, इंक्लाइंड एलिमेंट पे हमने सारी स्ट्रेसेस की वैल्यूज जो है उनको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। First we are reading the question that a plane stress condition again exists at a point on the surface of a loaded structure। अब यहाँ पे ये point और loaded structure का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, किसी भी ऐसे एलिमेंट पे जिसपे क्या है लोड लगा हुआ है। कैसे लोड लगा है, दो डायमेंशंस में लोड लगा है x और y, और साथ ही साथ शेयर स्ट्रेस भी उस पर कुछ इस तरीके से लोडिंग कंडीशन है कि उस पर शेयर स्ट्रेस भी आपकी ऐड कर रही है। ठीक है, एट अ पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने ये भी बोला था कि जो स्ट्रेस एलिमेंट हम कट करते हैं दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसीलिए उसको एक पॉइंट बोला गया क्योंकि बहुत ही स्मॉल है वो। ठीक है, इनफाइनिटली स्मॉल एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। वेयर दीज stresses have the magnitudes and direction shown on the stress element of the given figure। फिगर इसके लिए भी आपको दे रखी है, अभी हम बात करते हैं। Determine the stresses acting on an element that is oriented at a clockwise angle। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है oriented at a clockwise angle, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, clockwise angle of 15 डिग्री with respected to the ओरिजिनल एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया कितने एंगल से, 15 डिग्री से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। जस्ट हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑलरेडी जो गिवन है, यहाँ पर देखेंगे हम इस सरफेस पे यानी कि जो एक्स फेस है उस पर जो फोर्स स्ट्रेस लगी हुई है दैट इज कंप्रेसिव, और यहाँ पर जो है वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो जो अप्लाइड है यहाँ पे वो टेंसाइल इन नेचर है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 12 मेगापास्कल, और शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इस वाले प्लेन पे क्या है डाउनवर्ड, वो भी क्या है 19 मेगापास्कल। तो पहले तो हम गिवन वैल्यूज लिख देते हैं। सिग्मा एक्स हमारा कितना हो जाएगा -46 मेगापास्कल, क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव है। सिग्मा वाई टेंसाइल 12 मेगापास्कल, और टाउ एक्स वाई डाउनवर्ड है यहाँ पे यानी कि इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा -90। मैंने आपको बोला टाउ एक्स वाई की वैल्यू हमेशा इस फेस पे ध्यान रखिए, एडी फेस पे, ठीक है, या एक्स फेस पे, और इसी तरीके से सिग्मा वाई हम यहाँ से लेंगे वाई फेस से। तो और थीटा की जो बात की है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज एंगल हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू -15 रखी है। तो आप इसको रोटेट करेंगे थीटा 15 डिग्री, तो
तो जो नई एक्सिस मिली इसको हमने बोला x1 और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या बोलते हैं y1। ये AD एलिमेंट क्या AD जो साइड हो जाएगी वो क्या होगी AD, इस तरीके से जो x1 एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से बाकी सारी फेसेस ये रही। और अब हम इस पे स्ट्रेसेस की जो ऐड करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करिए, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। थीटा माइनस है प्लस, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर आपके पास रहता ही साइंटिफिक कैलकुलेटर, बस वैल्यू जो आ रही है उनको पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सिग्मा x1 की वैल्यू हमने लिखी, सिग्मा x1 के लिए सिग्मा x सिग्मा y की वैल्यू पुट करिए, साथ ही साथ थीटा की वैल्यू पुट करिए। तो थीटा -15 है, 2 थीटा से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -30। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा x1 की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें, दिस इज -32.61 मेगा पास्कल, यानी कि यहाँ पर इस फेस के अलोंग जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें दिखाई देगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी यहाँ पे, दैट इज सिग्मा x1 वैल्यू, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 32.61 मेगा पास्कल। जो इस तरफ लगा है वही जो है नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे भी मिलेगा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा x1। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, एक जगह आपने लिख दिया है। इसी तरीके से सिग्मा y1 कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज पुट करिए, इक्वेशन देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस साइन होगा, पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो सिग्मा y1 की वैल्यू कितनी आ रही -1.39 मेगा पास्कल, यानी कि जो y1 फेस है यहाँ पे भी जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी क्या है नेगेटिव, यानी कि वो कंप्रेसिव नेचर होगा। तो सिग्मा y1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.39 मेगा पास्कल। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये कंप्रेसिव ही हमें दिखाई देगा सिग्मा y1 वैल्यू। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम shear stress की वैल्यू निकालेंगे टाउ x1 y1। और यहाँ पे हम टाउ x1 y1 निकालेंगे तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू भी हमें नेगेटिव मिलेगी। मैं अभी बता देता हूँ कि उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा वो आ रहा है -30.95 मेगा पास्कल। माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो उसका डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, एंड दिस इज टाउ x1 y1 एंड द मैग्नीट्यूड इज 30.95 मेगा पास्कल। आप shear stress का फॉर्मूला लिख के इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही लग गया एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके, तो हम यहाँ पे आसानी से इसको बता सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इस वाले प्लेन पे shear stress का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट एलिमेंट है वो ड्रॉ हो जाता है। आगे हम बात करते हैं टाउ x1 y1 की जो वैल्यू है वो हमने कैसे निकाली है, कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको लिखा, टाउ x1 y1 इक्वल टू माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ xy cos 2 थीटा। सारी वैल्यूज पुट करिए, ऑलरेडी टाउ xy नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, cos -30 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। ये -30 + 30 इसके लिए आपको प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ब्रैकेट यूटिलाइज करके वैल्यू एज इट इज रखिए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, करेक्ट cos का cos थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, या sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये अपने आप ही वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, उसको आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से टाउ x1 y1 की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज -30.95 मेगा पास्कल, जो कि मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम उसको स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर डिनोट करेंगे। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव की थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इनसे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। वो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम जो है बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। कई बार गेट एग्जाम या उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 और 2 है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमने दोनों को ऐड किया, देखिए सिग्मा x1 प्लस सिग्मा y1, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने राइट साइड में लेते हैं, दोनों को जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट दैट सिग्मा x प्लस सिग्मा y। ठीक है, दिस विल बी सिग्मा x1 प्लस सिग्मा y1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y। ये हमारे पास इक्वेशन वहां से बन के आती है। क्या मतलब है इस इक्वेशन का, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट, या कह सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा। इससे आप यहाँ से जो लास्ट न्यूमेरिकल दोनों हमने सॉल्व कर रहे हैं वहां से इसको
सॉल्व करके देख सकते हैं। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का सम करिए, ठीक है ना। इसी एग्जांपल जो हम कर रहे थे अभी की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास था सिग्मा एक्स जो था वो -46 था और सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो 12 मेगा पास्कल है। तो -46 प्लस 12 हमारे पास कितना हो गया -34, ठीक है ना। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने वैल्यूज निकाली है सिग्मा x1 की वैल्यू आपको याद है, बैक साइड में जाके आप देख सकते हैं दिस इज -32.61 मेगा पास्कल और सिग्मा y1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है -1.39 मेगा पास्कल। आप इन दोनों को सम करिए तो आप देखेंगे अगेन वो कितना आएगा -34, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके के न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे सिग्मा x1 और सिग्मा y1, उनकी जो आंसर आए उनको सम करके जरूर देखिए कि क्या उनकी वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो इक्वल आ रही है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारे जो आंसर्स है वो सही हैं। ये आंसर चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपके वो वैल्यूज हैं वो सम करने के बाद में सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है। दोबारा उस क्वेश्चन को चेक करिए और देखिए आपने उसको फिर करेक्ट करके वहाँ पे लिखिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और आगे का जो लेक्चर है हमारा दैट इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं इनको हमें अभी भी हमेशा याद रखना है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्योंकि हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उनकी भी हमें बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपके मशीन डिज़ाइन हो या फिर आप पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो हर जगह आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इनका नाम सुनते रहेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।